यमन के अंसारुल्लाह इसराइल की नाक में दम किए हुए हैं। आज से नहीं बल्कि उस दिन से जब से इसराइल ने गजा पर अपनी आक्रामकता दिखाना शुरू किया था। लेकिन तब भी इसराइल यमन के इन हूती फाइटर्स की टॉप लीडरशिप का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये वो सवाल है जो अक्सर उठता है, वो भी इसलिए क्योंकि जब इसराइल ने 13 जून की सुबह ईरान पर हमला कर ईरान की टॉप फौजी क़यादत और साइंटिस्टों को खत्म कर दिया था, ऐसा वो यमन के हूतियों के साथ क्यों नहीं कर पाता, जबकि वो तो पिछले 20 माह से उसकी नाक में दम किए हुए हैं। यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ ऐसा कोई टारगेट ऑपरेशन अब तक सफल होता नहीं दिखा। सवाल उठता है कि वो इसराइल जिसकी खुफिया एजेंसियों का लोहा पूरी दुनिया मानती है, हूती लीडरान के आगे बेबस क्यों हो जाता है। आइए इसकी असली वजूहात को समझने की कोशिश करते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसराइल और अमेरिका के लिए यमन के हूती एक अबुझ पहेली बने हुए हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. जहां ईरान ने एक रिपब्लिक के तौर पर अन्य देशों की तरह अपना सिस्टम बनाया है, वहां ये क्लियर है कि कौन पासदारान इस्लाम का चीफ है, कौन साइंटिस्ट है, कौन आर्मी का जनरल है। लेकिन इसके बरखिलाफ यमन में अंसारुल्लाह मिलिट्री और सरकार में सिर्फ 3 चेहरे नजर आते हैं। पहले हैं सैयद अब्दुल मलिक अल हूती, जो कि हूती संगठन के चीफ हैं और रूपोश या गुप्त तरीके से अपना काम करते हैं। वो पब्लिक के सामने खुद नहीं आते, बल्कि उनके रिकॉर्डेड भाषण ही मंजर आम पर लाए जाते हैं। वो सिर्फ वीडियो पैगाम ही देते हैं। दूसरे हैं यहया सारी, जो अंसारुल्लाह फौज के प्रवक्ता या तर्जुमान हैं और वो ही सामने आकर पब्लिक को एड्रेस करते हैं और इसराइल के खिलाफ हूतियों की कार्रवाई की अपडेट देते हैं। तीसरे हैं मेहंदी अल मश्त, जो यमन के हूतियों के कंट्रोल वाले हिस्से के राष्ट्रपति और तीनों फौजों के चीफ हैं और वो ही दुनिया के लीडरान से मुलाकात करते हैं। इसके अलावा बाकी नेतृत्व पर एक तरह से पर्दा पड़ा होता है। हूतियों के बाकी कमांडर, लीडर और अफसर गुप्त रूप से अपना काम करते हैं। इसीलिए इसराइल के पास टारगेट लिस्ट बनाने की भी गुंजाइश नहीं बचती और हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती को तो सिवाय वीडियो के किसी ने बरसों से आमने सामने नहीं देखा। इतना ही नहीं, आज के दौर में जंग के दौरान डेटा, कॉल ट्रेसिंग, लोकेशन ट्रैकिंग सबसे अहम हथियार होते हैं। लेकिन हूती लीडरान ने जानबूझकर टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया है। वो मोबाइल फोन, सैटेलाइट डिवाइस और ऑनलाइन कम्युनिकेशन से लगभग पूरी तरह से कटे हैं, जिससे उनकी सरगर्मियों का इसराइल को आसानी से पता ही नहीं चलता और उल्टा वो इसराइल की राजधानी तक अपनी मिसाइलें मार देते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि ईरान में इसराइल का नेटवर्क पुराना है और मजबूत है। वहां बरसों से खुफिया प्लानिंग चल रही थी मोसाद की, जिससे वैज्ञानिकों की रूटीन मूवमेंट और सुरक्षा ढांचे की पूरी जानकारी इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पास रहती है। यही वजह है कि उसने हमास पॉलिटिकल विंग चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में तब मारा जब वो मेहमान के तौर पर वहां मौजूद थे। लेकिन यमन के हूती इलाकों में ऐसा मजबूत खुफिया आधार इसराइल कभी नहीं बना पाया। इसलिए सर्जिकल या टारगेट किलिंग यमन में मुश्किल हो जाती है। ऐसे में इसराइल और अमेरिका के पास यमन पर हमले के लिए एयर स्ट्राइक ही एकमात्र रास्ता होता है। लेकिन ये हमले बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं, हूती कमांडरों को नहीं, क्योंकि वो सामने होते ही नहीं हैं। हूती कमांडरों को निशाना बनाना इसराइल और अमेरिका के बूते की बात नहीं है। यही वजह है कि हर हफ्ते यमन की राजधानी सना की सड़कों पर बेखौफ होकर लाखों लोग अपने लीडरों और गजा के समर्थन में उमड़ते हैं और डंके की चोट पर हूती लाल सागर पर इस्राएली जहाजों को रोकते हैं। अमेरिका ने जब तौबा किया, समझौता किया, तब कहीं जाकर अमेरिकी जहाजों को रेड सी से गुजरने की इजाजत मिली है। लेकिन इसराइल के लिए हूतियों की एक ही शर्त है, पहले गजा पर हमले रोको, पीछे हटो। ये जब तक नहीं होगा,
हूती इसराइल को परेशान करते रहेंगे। ईरान इसराइल जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर इसराइल को चैन नहीं लेने दे रहे हैं। लाल सागर पर हूतियों की ताकत दुनिया ने देखी है, जब अमेरिका को भी उनसे तौबा करना पड़ा था। आगे बढ़कर ब्रिटेन और अमेरिका को उनसे समझौता करना पड़ा था। ऐसे में इसराइल भी हूतियों पर वार कर रहा है, लेकिन अंसारुल्लाह के साथ ये मामला उल्टा भी पड़ सकता है। हूती भी ईरान की तरह ही इसराइल को इस्लाम का दुश्मन मानते हैं और इस वक्त गजा में इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ लगातार जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि इसराइल गजा में रुक जाए तो वो भी यमन से हमले बंद कर देंगे, वरना तेल अवीव सेफ न तो है और ना ही रहेगा। आरोप लगता है कि हूती ईरान के प्रॉक्सी वॉर के प्रमुख हथियार हैं। इसी साल मार्च में जब अमेरिका ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में हूतियों पर हमले किए थे, तो जवाबी कार्रवाई होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह माना था हूतियों को ईरान से ताकत मिल रही है। ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद ये बहस बढ़ गई थी कि आखिर हूती ईरान की नीतियों पर किस हद तक काम करते हैं, जबकि ईरान कहता रहा है कि वो यमन के अंसारुल्लाह को सिर्फ नैतिक समर्थन देता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यमन एक खुद मुख्तार मुल्क है और वहाँ की अंसारुल्लाह हुकूमत अपना स्टैंड खुद तय करती है। आरोप तो ये भी लगता है कि ईरान ही अफ्रीकी देशों के जरिए यमन को हथियार सप्लाई करता है और ईरान की हथियार तकनीक से ही हूती मारक हथियार भी बनाने लगे हैं। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को हमेशा नकारा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यमन के अंसारुल्लाह ने अपने हथियार खुद बनाना भी शुरू कर दिया है, खासकर ड्रोन जो अब यमन में बन रहे हैं। हूतियों की कारीगरी का बेहतरीन नमूना है समद 3 ड्रोन, जिसमें जो DLE 170 इंजन लगा है वो चीन से आता है। कहा जाता है कि ये इंजन भी पहले ईरान पहुंचते हैं और वहां से हूतियों तक। इसके अलावा हूती शाहिद 131, शाहिद 136 और लंबी दूरी के याफा ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ईरान में बनते थे लेकिन अब यमन में भी बनाए जा रहे हैं।